गुड इवनिंग। वेलकम बैक। पार्ट टू आज हम करेंगे हमारा जो प्रीवियस सेक्शन था। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हमने वहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे पहाड़ी कबीले और मैदानों के बीच के व्यापार। लगभग 1595 में क्या था, अवध सूबे आज के यूपी का जो हिस्सा है कि मैदानी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मैदानी इलाकों नहीं, मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा कि उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सुरा गाय की पूंछ, शहद, चूक, संतरे के रस और नींबू को रस को साथ उबालकर बनाए जाने वाले एक अम्ल है, उसको बोलते हैं चुक। अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिसे लाल रंग बनाया जाता है की जड़ें, सुहागा, जद्वार, हल्दी जैसी एक जड़, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मर्लिन बाज पक्षी की ही एक किस्म है और अन्य वस्तुएं इसके बदले वे सफेद और रंगीन कपड़े, कहरूबा एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, नमक, हींग, गहने और शीशे और मिट्टी के बर्तन वापस ले आते थे। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ो। वाणिज्यिक खेतों का असर बाहरी कार्य के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे कि जो शहद, मधुमोम और लाख की बहुत डिमांड थी। ठीक है, लाख जैसी कुछ वस्तुएं जो 17वीं सेंचुरी में भारत से समंदर पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तु थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे उस टाइम पे। तो व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे होते थे, जैसे कि पंजाब का लोहानी कबीला। वे पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में शिरकत करते थे। तो सोशल रीजन्स क्या थे कि जिसकी वजह से जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आए थे। तो कबीलों के भी सरदार होते थे। ठीक, बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए। कुछ तो राजा भी हो गए। मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस क्लासेस में। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की डिमांड की। सिंधु जो इंडस इलाके की कबीलाई सेना में 6000 घुड़सवार, ठीक है, यानी कि हॉर्स राइडर एंड 7000 आर्मी थी। ठीक है, मार्च पास करते हुए आर्मी। असम में अहोम अहोम किंग्स वरन असम के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। ठीक है, हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतंत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16th सेंचुरी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह डेवलप हुई। इसका जानकारी हमें नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 16वीं 17वीं सदी में कोच राजा ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी स्टार्टिंग हो गई थी उस टाइम से। तो कुछ हिस्टोरियन ने ये दरअसल ये भी सुझाया कि नए बसे जो इलाके थे उनके खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संत पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। ठीक, यहाँ पे हमारे जमींदारों के बारे में दे रखा है। तो मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न करते हैं जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सोशल और इकोनॉमिकल सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे कार्ड जाती था। दूसरा रीजन क्या था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। वही है, मीठी बातें। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी जिनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, इन्हें मिल्कियत कहते हैं। ठीक है, पुरखों वाली यानी संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदारी के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन समझ रहे हो ना, बाहर जाके करने वाले काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। तो जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से टैक्स वसूल कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ठीक, ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे। सोच रहे हो, जमींदारों के पास किले थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां थी जिसमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा था। अबुल फजल इस पर इशारा करता है कि
ऊंची जाति के जो ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसे कि हमने पहले देखा है। और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी। समसामयिक दस्तावेजों से लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित सोर्स रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था कि ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। आज की डेट में ये चलता है, मगर इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूप की इजाजत राज्य देता हो, जब तक कि एक राज्यादेश के जरिए इसकी पुष्टि। निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। ठीक। एक समांतर सैनिक बल क्या था, आईने के मतलब उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि मुगल इंडिया में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी, वो बता रहे हैं आपको। ठीक। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर नॉर्थ इंडिया में भारत की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न बंगाल में किसान पशुचारियों ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान उधार देकर उन्हें बसने में भी मदद की। तो जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की थी, वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया था। ठीक। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरे 17th सेंचुरी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का सपोर्ट मिला। सिस्टम क्या था? तो जमीन से मिलने वाला जो रेवेन्यू था, मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इकोनॉमिकल जो बेस था उनका, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देख-रेख की जिम्मेदारी होगी उसकी थी, और इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। ठीक। लोगों पर टैक्स का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं दी, सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। और भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। पहला, टैक्स का निर्धारण कि कितना दिया जाएगा, और दूसरा था वास्तविक वसूली, जो एक्चुअल में वसूली होती थी। तो जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। आमिल गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने ये ऑर्डर दिया कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए थी, उसे मतलब अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेती हर नकद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो हर प्रोविंस में जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को
क्लेरिफाई निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा है कि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई थी। ये कहानी और सुनते रहो आप लोग। अमीन एक मुलजिम था। अमीन क्या होते थे? मुलजिम होते थे जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अकबर के शासन भूमि का वर्गीकरण कैसे था? तो आईने अकबरी ही है जिसमें सबसे ज्यादा लिखा हुआ अकबर के बारे में। तो अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया। ठीक है। हर एक हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलाज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है। पोलाज में एवरी ईयर, पोलाज इज अ लैंडफॉर्म, ठीक है, जिसमें हर साल खेती होती है। ठीक है। एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाला नहीं छोड़ाता, कभी खाली नहीं होती। परौती सेकंड है हमारी। परौती ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। परौती क्या है? परौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। मतलब कि परौती में टाइम देते हैं, टाइम फॉर री रीगेन फर्टिलिटी। कौन? अर्थ, अर्थ को देते हैं। ठीक है। ये परौती होगी जिस पर कुछ, ओके। चचर, चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। चचर ये नाम से ही पता लगे, चार मतलब चार यानी कि 3-4 साल तक खाली रहती है, कोई प्रोडक्शन नहीं, उसके बाद होती है। और फिर बंजर तो आपको पता ही है। बंजर वह जमीन पर जिसमें 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई है, 5 ईयर प्लस से बस खेती नहीं हुई है, तो वो बंजर है। तो पहले दो प्रकार की जमीन की तीन किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। इनमें तीन टाइप हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। ठीक। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और उसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद बनता है जिसका एक तिहाई हिस्सा शाही मुल्क माना जाता है। जितना ये तीनों था, अच्छा, गुड, मीडियम और बैड, तीनों को ऐड किया तो जो मीडियम बना उसका 1/3 दे दिया हमने किंग को। ठीक। ये था। मनसबदारी सिस्टम क्या था? तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। तो कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय से उनका तबादला किया जाता था, ट्रांसफर भी होता था। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। एक और कहानी आ गई कि नगद या जीन्स किसको कहते हैं। वो क्वेश्चन क्योंकि यहीं से बनते हैं और कुछ नहीं है। अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत न डालें, एक अनुच्छेद रखा है, बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। ये बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कड़कुता। हिंदी जुबान में कड़ का मतलब है अनाज और कुत अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा था कि बटाई, जिसे भौली भी कहते हैं। आप तो जानते हो कि बटाई, मैं तो गाँव में रहा हूँ, मुझे पता है, किसी को रेंट पे देना है सके। बटाई में फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में व रजामंदी में बंटवारा करते हैं। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। ठीक है। तीसरे थे खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे, लांग बटाई, यानी कि फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं, फिर उसे अपने में बांट लेते हैं और हर एक अपना हिस्सा घर लेता है और उससे मुनाफा कमाता है। अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। हम्म, ये दूसरा बटाई हो गया। ठीक। और यहाँ पे तीसरा, तीसरे बटाई में क्या करते हैं? बीज बोने के बाद खेत बांटते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बटाई में, दूसरे बटाई में जमीन फसल काट के जमा कर लेते हैं और फिर बांटते हैं। पहले में फसल काट ली, ठीक, इकट्ठी कर ली, फिर फसल बांट दी। फिर ये जो हमारी तीसरी खेत बटाई है, ठीक, इसमें क्या करते थे? बीज खेत में
बीज बो लिए और फिर खेत बांट लिए। ठीक। और चौथी थी लांग बटाई, यानी कि फसल काटने के बाद उसका ढेर बनाते थे, फसल काट लिया उसका ढेर बना लिया। ठीक। अपना अपना हिस्सा बांट लिया और उसको घर पे ले गए। ठीक है। जन ना जमा 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब द्वारा दिए गए ऑर्डर का अंश है कि वे परगनाओं के अमीरों को निर्देश देते हैं कि वे हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के फाइनेंशियल हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। चांदी का भाव की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में एक था जो 16th एंड 17th सेंचुरी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे थे। ये साम्राज्य थे मिंग जो चाइना में था, सफावी ईरान में और ऑटोमन टर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर मेडिटेरेनियन ओशियन तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में हेल्प की थी। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ और इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई। तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी स्टार्ट हो गया। तो लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से एक्सपोर्ट होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते थे हमें पैसा मिलता था। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। ये भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे। इसका रिजल्ट क्या रहा कि 16th से 18th सेंचुरी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर जो चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो इकोनॉमी में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी हुई थी। अब बताते हैं कि इटली के मुसाफिर जोवन्नी कारेरी नाम है, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था। उसने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया था कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। उसी से हमें यह भी पता चलता है कि 17th सेंचुरी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। भारत में चांदी कैसे आती है, तो जोवानी करेरी की बात बताते हैं कि बर्नियर के लेख पर आधारित है। मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में भारतीय धन आ रहा था। तो मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में बिछरने वाला सोना, सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। वे सब ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए टर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मरणा होते हुए फारस पहुंचता है। अब चूंकि टर्की लोग कॉफी से अलग नहीं रह सकते, ठीक, जो कि ओमान और अरेबिया से आती है, ना ही फारस, अरेबिया और टर्की भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते। वे मुद्रा की मिसाल मात्रा रेड सी पर बेबेल मंडेल के पास स्थित मोचा बेचते हैं। ठीक है। फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में ये सारी संपत्ति जहाजों से हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान इंडिया भेजी दी जाती है। भारतीय जहाजों के अलावा जो डच, अंग्रेज और पोर्चुगीज जहाज हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगू, तानसेरी, म्यांमार के हिस्से, श्याम जो कि थाईलैंड है, सीलोन यानी कि श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। इन्हीं जहाजों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर हिंदुस्तान पहुंचाना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, देर सवेर हिंदुस्तान ही आता है और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाए, इंग्लैंड या पुर्तगाल कहीं भी जाती थी, सभी नकद में खरीदी जाती हैं, जो कि उसकी नकदी हिंदुस्तान में ही रह जाती है। तो समझ रहे हो, पैसा कहीं से कहीं होकर इंडिया ही आ रहा था। अब अबुल फजल की आईन अकबरी के बारे में दे रखा है। तो आईन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 42nd ईयर 1598 में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। ठीक। आईने इतिहास लिखने के बाद एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा। ठीक है। आईने अकबरी का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। ठीक। ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे कि अकबरनामा में 3 जिल्द हैं। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान के पेश की
तीसरी जल्द ने आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। आईने कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। ठीक, दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के सोर्स और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में है। विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। इन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है आईने अकबरी। फिर भी ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि आईने का नजरिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है, या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर है। समाज के शीर्ष समझ रहे हो ना, हेड ऑफ द स्टेट। आईने 5 भागों का संकलन आपको पता है, ठीक है। इसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपह आबादी सैनिक व नागरिक प्रशासन, ठीक है, और नौकरों की व्यवस्था है। इस भाग में शाही अफसर, मनसबदार, विद्वान, कवि और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां हैं। तीसरा क्या है, मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य व प्रोविंसेस के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। तो इस खंड में सांख्यिक सूचनाएं तफसील से दी गई हैं, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों के भौगोलिक, स्थलाकृतिक और आर्थिक चित्र छोड़ो सूबा स्तर की जानकारी देने के बाद आइए आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं क्या है बताते हैं। नंबर 1, महल, किला, अराजी, नकदी, शुल्क दानों में दिया गया जो अनुदान है। छठा है जमींदार खाने, और 8वें जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, प्यादा, हाथी सहित उनके फौज की इंफॉर्मेशन। तो मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती है। ठीक, चौथी और 5वीं किताबें भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है, और इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। एक 23 मिनट की वैसी हो गई, चलो खत्म करते हैं इसको। तो खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सच्चाई की बता रहे हैं कि नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचना हासिल की। तो अबुल फजल बल्क मुबारक को ये शानदार हुक्म ऑर्डर दिया गया कि शानदार घटनाओं, राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी की कलम से लिखो। तसल्ली से मैंने काफी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और इसके दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों की बातों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया था कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटना याद हो, पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ वे अपने संस्मरण को लिखें और उसे दरबार भेज दें। फिर उस पाक मौजूदगी के कक्ष में एक और हुक्म रोशन हुआ, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए, और बाद में जो कुछ भी लिखे जाना हो उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ा जाए, और ये कि ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामले की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सकें, उन्हें मैं बाद में दर्ज करूं। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म की वजह से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संबत के 19th ईयर से, जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया, और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्म की मूल प्रति या नकल की कॉपी की गई
जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक जारी की जाती है। ठीक है, काफी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को शामिल भी किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरी देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी, जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। और जवाब तलब बाग खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे सच्चे मसौदे विज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकारी और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग अकबरनामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकबरनामा का दूसरा नाम है खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग। अकबरनामा को सीखने और नमी देने के लिए मैंने फौज बनाया। ठीक, ध्यान रखना, अकबरनामा का दूसरा नाम है गुलाब बाग। अब बात करते हैं हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचना जमा करने के लिए प्रारूपित किया गया था। फिर भी ये किताब आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। वी नो कि यार इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार अमेंड किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफी सावधानी बरत रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अदर सोर्सेज से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम हों। आइन का अनुवाद क्या था? आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमेल ने इसे संपादित किया और कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, बाकी के 2 खंड के अनुवाद एच.एस. गैरेट ने किए हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है आइन अकबरी का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, तो ब्लॉकमैन और एच.एस. गैरेट। ब्लॉकमैन से आता है मेरे को स्टेमन। स्टेमन ये क्या है? ये है एक रिप्रोडक्शन पार्ट, किसका है? फ्लावर्स का। और फ्लावर्स में किस पर्टिकुलर का है, मेल या फीमेल का? तो ये मेल का, बायो का पार्ट है। चलो बताऊंगा अभी। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह से इस समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि या तो अंक गणित या छोटी मोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल या सहयोगी की भूल है। चलो ठीक है, सब छोड़ो। तो आइन की एक लिमिट है और ये है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतलिक विस्तृत सूचनाएं, वहीं बंगाल उड़ीसा के लिए ऐसी सूचना मौजूद नहीं है। राजकीय औखिड़ तस्लीफ से ठीक है, छोड़, that much important। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। इतना इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, बाकी अगली वीडियो में बताऊंगा। इसका चैप्टर 5 करेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो टिल देन रिवाइज करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।